नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? यहाँ पे बताना है, प्राथमिकता बतानी है कि गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। तो ऑप्शन है इस प्रकार से है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना एवं छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब होगा पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन की प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यहाँ पे आपको गरीबी उन्मूलन का नारा बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही जवाब होगा छठी पंचवर्षीय योजना। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, उसको हम ये छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ध्यान रखना है इसको। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो जो निर्धनता का आकलन होता है, गरीबी का जो आकलन होता है भारत में योजना आयोग द्वारा, वह है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता का आकलन किया जाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए निम्न प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता में से किस एक की संस्तुति की गई है? 2200, 2500, 2400 या 2600। तो सही जवाब होगा 2400। 2400 कैलोरी ऊर्जा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो होगा वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, जो 2400 कैलोरी ऊर्जा से ऊपर प्राप्त कर रहे होंगे। शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में से औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त प्रति व्यक्ति मानक का भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। 2100, 2400, 2700 और 3000। तो इसका सही जवाब होगा 2100। 2100 कैलोरी ऊर्जा जो शहरी क्षेत्रों में होंगे, अगर 2100 कैलोरी से नीचे पा रहे होंगे तो उनको हम गरीबी रेखा या गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल मानेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जिसको हम या तो 2400 या 2400 से नीचे वाले को हम बीपीएल मानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि 2400 कैलोरी ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए ज्यादा अधिक है क्योंकि यहाँ पे शारीरिक मेहनत ज्यादा होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में मानसिक होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग शारीरिक मेहनत करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम की जरूरत पड़ती है। निम्नलिखित में से एक युग में जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है। ऑप्शन ए है शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता, शिशु मृत्यु दर एवं आय, कैलोरी प्राप्ति एवं साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय एवं लिंग अनुपात। तो इसका सही जवाब होगा वह शिशु मृत्यु दर और साक्षरता। शिशु मृत्यु दर का मतलब इसको स्वास्थ्य से ध्यान रखिए, ये स्वास्थ्य की बात कर रहा है। और ये साक्षरता का मतलब हो गया शिक्षा, यानी कि किसी के जीवन की गुणवत्ता का आधार जो होता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य होता है। इसको इस आधार पर ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है कौन सा उपाय नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण एवं भूमि सुधार। तो सही जवाब होगा और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सुधार माना जा सकता है, अर्थव्यवस्था का सुधार माना जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह असमानता घटाए। कुछ अर्थशास्त्री इसे कहते हैं कि उदारीकरण से जो है असमानता बढ़ती है। ये विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना था। समाज के कमजोर वर्ग को लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए, बड़े निर्यातकों के लिए। तो जैसे बैंक में विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न ब्याज दरें तय की गई थी,
जो रियायती दर जिसको कहते हैं, रियायती ऋण कहते हैं, यह होता है समाज के कमजोर वर्गों के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे केसीसी है किसानों के लिए, वह अपेक्षाकृत कम रेटों पे, इसी तरह से कुछ महिलाओं के लिए जो अपना काम करना चाहती हैं, इसी तरह से सरकार द्वारा जो अब स्टार्टअप वगैरह जो चलाया जा रहा है, वह भी कम दरों पे या जो रियायती दर पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसको हम कहते हैं विभेदीकृत ब्याज योजना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपरोक्त सभी। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम पीडीएस कहते हैं, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वह इसका जो मुख्य लक्ष्य है वह है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करना, क्योंकि उन्हें सामान्य खाद्य सुरक्षा यानी कि भोजन के लिए आवश्यक जो गेहूं, चावल, दाल, जो नमक इत्यादि है वह व्यवस्था किया जाए, इसलिए इसको हम गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी से नहीं रोका जा सकता है और न ही व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्यों पर रोकने के लिए रोका जा सकता है। सामाजिक समृद्धि के लिए आवश्यक है आधार संरचना सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता, उपयुक्त सभी। तो समावेशी की बात हो रहा है, यानी इंक्लूजन ग्रोथ की बात हो रही है। इंक्लूजन ग्रोथ का मतलब होता है सभी क्षेत्रों में सभी लोगों को जो वृद्धि हो रही है वो सभी के पास जाए। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी आधारभूत संरचना का जो विकास हो ये बहुत अति आवश्यक होता है, यह सबसे पहली आवश्यकता है। कृषि का पुनरुद्धार, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उसमें कृषि का सुधार अगर होगा तभी समावेशी विकास होगा, क्योंकि कुल क्षेत्रों का विकास होकर के केवल कृषि का विकास, केवल द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का विकास होगा, उसको हम समावेशी नहीं मान सकते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी जो सामाजिक सुविधाएं यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, अगर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में विकास नहीं होता है तो हम इसे समावेशी नहीं मान सकते। इस प्रकार से सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। 11वां प्रश्न है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 21.9%, लगभग 30%, 29.5%, 16.4%। तो सही जवाब इसका है 16.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। पहले यह 2011-12 में 21.9 था, जो कि काफी सुधार हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे हैं न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है, निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती है, उच्चतम यानी सीलिंग कीमतों के नाम से जानी जाती है। तो खाद्यान्न जो खरीदती है उसको कहते हैं वसूली कीमत, और जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो होता है इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह जो है फसलों को फसल बोने से पहले सरकार द्वारा घोषणा की जाती है, उसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। निकासी कीमत जिस पर जो है एफसीआई द्वारा पीडीएस के लिए सरकार को देती है यानी कि बेचती है, उसको कहते हैं निगम। उच्चतम कीमत जो है सरकार जो है जब कोई वस्तु इतनी महंगी हो जाती है जिसका कीमत तय करना जरूरी होता है उसको कहते हैं सीलिंग कीमत। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में लाई जाती है? सामान्य प्रमुख स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। तो यहाँ जो इसका सही जवाब होगा वह होगा चालू मासिक स्तर, यानी कि एनएसएसओ द्वारा मासिक स्तर पर कोई आकलन नहीं किया जाता है, सामान्य प्रमुख स्तर पर किया जाता है जो 3 महीना, 6 महीने या साल भर के लिए में निकाला जाता है। साप्ताहिक स्तर यानी कि 7 दिन पे हफ्ते भर का जो है निकाला जाता है। दैनिक स्तर पर भी इसकी गणना की जाती है, परंतु मासिक स्तर पर गणना नहीं की जाती है एनएसएसओ के द्वारा। कपाट एक
स्ववित्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग। तो ये कापार्ट एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका कई बार एग्जाम में कापार्ट का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा काउंसिल काउंसिल फॉर काउंसिल फॉर एडवांसमेंट एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद कर लेंगे। मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, जिसको मध्याह्न भोजन कहते हैं? यह जो है 1995, 1996, 1997, 1998। तो सही जवाब होगा 1995 में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे उनके लिए मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1971, 1975, 1989, 1981। तो सही जवाब होगा 1975 में। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बेरोजगारी व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं परंतु अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो सही जवाब होगा किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं परंतु अधिक व्यक्तियों का लगा रहना। छिपी बेरोजगारी जिसको डिस्गास्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं या परोक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में अगर कहा जाए तो वह व्यक्ति जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा ऋण हो, शून्य अथवा ऋणात्मक हो, उसे हम परोक्ष बेरोजगार या अप्रत्यक्ष बेरोजगार या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? 2001, 2005, 2007, 2009। तो सही जवाब होगा 2005। इसके बाद ट्राइसेम एक कार्यक्रम था ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का और सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो सही जवाब होगा इसका ग्रामीण विकास का। ट्राइसेम TRYSEM का फुल ये है जो होता है जिसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होगा वह होगा ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट प्रश्न है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष क्या था? 1991, 1996, 1999, 2001। तो सही जवाब होगा 1999। धन्यवाद। और यदि आप अभी तक SNT GS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।